हेलो एंड वेलकम टू पर्डे क्लासेस। नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? काफ़ी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, देख पा रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो? देवेंद्र, अभिनव, साहिल, ज्योत्सना, नेहा, प्रवीण, मासूम, गुड इवनिंग। साहिल कल था कि नहीं था? एक मिनट, चल नहीं रही क्लास। हाँ भाई, कैसे हो? कल किस किस बच्चे ने रिवीजन किए घर जाके? किस किस बच्चे ने कल रिवीजन की और थोड़ा सा आंखें खुली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को देखने लग गया? कल किस किस बच्चे ने घर जाके एनसीईआरटी की रीडिंग की? मज़ा आया कि नहीं? कमेंट करके बता दो। आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और आज आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके वो करेंगे एकदम वैसे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कौन कौन गया है? यहाँ कौन कौन गया है? मतलब जो आप बच्चे हो, गाँवों वाले तो बच्चे जो गए हुए हैं बहुत बार। सर रिविजन की थी, अच्छा समझ आ गया फिर? नेहा, देवेंद्र, अभिनव, समझ आ गया? जब कल आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो समझ आ गया आपको। अब आपको माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि याद करना है कुछ। ऑटोमेटिकली वायर देखोगे, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। यहाँ कौन कौन गया एक बार पहले ये बता दो, इसको भूल जाओ क्योंकि अब अपना काम स्टार्ट हो रहा है। यस सर हम गए हैं। अच्छा, मतलब समझ सभी को आ गया। इसको एक बार भूल जाओ, एक बार सारे बच्चे ना रिप्लाई कर दो, मैं ना आगे कंटिन्यू करूँ। फिर कल वाला समझ तो आ गया था ना आप लोगों को? फिर मैं आई हैव गॉन, ओके। ठीक है, अब समझ लो आज से, ठीक है? आज से आपकी आपकी पूरी की पूरी वायर ये है। आज से आपकी पूरी की पूरी वायर नहर है, ठीक है? नहर, ओके। आज से आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक वायर जो बनाऊंगा वो आपकी क्या होगी? नहर होगी। कैसे होगी? धीरे धीरे पता लगता रहेगा। नहर पे आप गए हो तो ऑब्वियसली देखा है पानी बह रहा है उसके अंदर, खाली नहर में तो नहीं गए ना? अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे नहर पे करने क्या गए हो? तो आई थिंक मेरे को लगता है कल वाला आपको समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं आगे। कल मैं आपको करंट के बारे में बता चुका हूँ। करंट इज जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। ये करंट मतलब क्या? सर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है? लेकिन ये है चार्ज फ्लो, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। पहले क्या करोगे? चार्ज फ्लो निकालोगे, फिर उससे निकालोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए। फिर हमने पढ़ा सर करंट भी दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है अपना कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव की तरफ एंटर करता है। लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक करंट कुछ और होता है, वो अपोजिट होता है। तो ये सब बातें हमने कल पढ़ ली थी। आज मैं आपको कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ। अलग इन द सेंस कि आपकी वायर में करंट आता कहाँ से है। मेन बात ये है, आपकी वायर में करंट आता कहाँ से है। जो वर्क डन की बात कर रखी है आपकी बुक ने, जो आपकी बाकी बात कर रखी है, अभी मैं यहाँ पे आपकी एक वायर बना देता हूँ, ठीक है? कि आपकी ये जो मैं एक बार वायर बना देता हूँ, एक मिनट का टाइम था मेरे को। आपकी ये मैंने बना दी वायर, ठीक है? आपकी मैंने बना दी ये वायर, टुकड़ा है ये वायर का। अच्छा, कौन सी वायर है ये? कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर की बनी हुई है। कंडक्टर कौन कौन से मटेरियल सर? जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो कंडक्टर होते हैं? सर सारी की सारी मेटल जो हैं हमारी कंडक्टर होती हैं। कोई एग्जांपल दे दो सर। एग्जांपल ये है कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है? लेकिन
इन सब में जो सिल्वर है आपका, सिल्वर ये है बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर क्या है आपका? बेस्ट कंडक्टर। आप सबके लिए यहीं से एक होमवर्क है, कोई एक ऐसी एलॉय का नेम बताना जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, अच्छा ये हैं आपके कुछ एलिमेंट्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनकी ये वायर बनी हुई है। अच्छा इसके अलावा कोई ऐसा भी है सर जो इन सबसे भी गुड कंडक्टर हो? इन सबसे भी गुड कंडक्टर तो सॉलिड के केस में तो आपके ये आगे मेटल, लिक्विड के केस में आपके आगे वाटर। ओके ठीक है, और सॉल्ट वाटर जो आप 3 इडियट्स में देखते हो ना, सॉल्ट वाटर वाला सीन, किस किस को याद है 3 इडियट्स में वो सॉल्ट वाटर वाला सीन? आपका यूरिन, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो 3 इडियट्स देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्यों है। ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा कंडक्टर है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई कंडक्टर ही नहीं है। बताओ क्या? 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपकी अर्थ। आपकी अर्थ सबसे बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है, इन सब से भी ज़्यादा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंडक्टर है आपकी अर्थ है। ठीक है, और उसके तुरंत बाद अगर मैं बात करूँ जो गुड कंडक्टर है, मतलब जो बेस्ट कंडक्टर जिसको बोल सकते हैं, वो है आपकी ह्यूमन बॉडी। आपकी ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि माइन्यूट सा करंट भी आपको शॉक दे देते हैं ना। कई बार आपको लगता होगा हल्का सा करंट लगता है ना, कई बार आपने वो वाला काम किया है, हमने तो किया है बचपन में। बैटरी होती थी ना, जो बैटरी आती थी ऐसे वाली, है ना, उसके ऊपर यहाँ पे एक टर्मिनल होता था, उसको थोड़ा सा टंग पे लगाओगे ना, झटका लगता था। किस किस ने ये काम किए हैं? मुंह पे टंग पे लगाया करता। तो ये जो कुछ कंडक्टर के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ह्यूमन बॉडी भी आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में देखने को पॉइंट मिल जाएंगे। अब बात आती है कि सर ये वायर है, ये मैंने रख दी, ठीक है, ये वायर है, इसका टुकड़ा लिया आगे रख दिया, करंट क्यों नहीं है सर इसके अंदर? ब्रोंज पक्का अभिनव नेट पे ढूंढ के लेके आया है, आप बताया है, चलो कोई नहीं बताएगा। मान लो वायर का टुकड़ा ले आया, या आपकी कंडक्टर की वायर का टुकड़ा ले आया, लोसर ले आया, इसमें करंट क्यों नहीं है? अब आप, मैं पूछूंगा बताओ तुम खुद, आप कहोगे सर इस पूरी की पूरी वायर में आयन भी हैं। आयन मतलब कैसे? सर जो एटम है ना वो तो स्टेबल हैं क्योंकि न्यूक्लियस भारी है उनके, इनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं जो मैंने वायर में बना दिए। अब आप कहोगे ये अच्छा ऐसी बात भी है, आप कहोगे अच्छा ऐसी बात भी है कि आपकी एक वायर जो है, आपकी ये जो आपकी वायर है, ओके, कंडक्टिंग की कंडक्टर की जो वायर है, इसमें आपके ये क्या बनाया सर आपने? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है न्यूक्लियस, ये है एटम। एटम जुड़ जुड़ के एक फिक्स्ड शेप में आपका सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, आपकी ह्यूमन बॉडी, अभी यार मैं बायो नहीं पढ़ा सकता, वो मैडम का काम था, मैडम ने पढ़ा दिया होगा। आपकी ह्यूमन बॉडी में आप जानते हो वाटर है, 1 मिनट में बता देता हूँ, अभी इसको यहाँ पे पॉज मार दो। आपकी ह्यूमन बॉडी में वाटर है, ठीक है, वाटर मतलब H2O, ठीक है। आपकी ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम है, आपकी ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम है, आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या कहते हैं, आयरन है, आयरन का क्या होता है, Fe, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत सारे पोटेशियम भी है। तो ये जो आपके आयंस हैं आपकी बॉडी में है, आपको पता है पोटेशियम, और अगर आप नमक खाते हो ज़्यादा तो आपके ब्लड में सोडियम भी है। ये जो आयंस हैं ये फ्री आयंस आपकी बॉडी में मौजूद रहते हैं। जैसे मेरे अंदर ब्लड है ना, ये ब्लड जो है ब्लड स्ट्रीम हो रही है, जो मैं पानी पीता हूँ, ये सारा आयंस की फॉर्म में अंदर बॉडी में हमारा अब्जॉर्ब होता है। ऐसे नहीं कि पानी पिया निकाल दिया, पानी पिया निकाल दिया, उसके आयंस बनते हैं। किडनी का काम क्या होता है, इन सभी आयंस के फंक्शंस को कंट्रोल करना। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में, आपको कहता है ना डॉक्टर, अगर आपका बीपी बढ़ता है तो नमक खाना कम कर दो। क्यों? नमक ज़्यादा किस, आपके जो ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है, आपका सोडियम से बढ़ता है, ठीक है। आपका हार्ट जो होता है, आपका हार्ट, अगर इसमें कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, देखो बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, बोलते हैं ना डॉक्टर भी, मिल्क दूध लो, आप फ्रूट्स खाओ, कैल्शियम बॉडी में आएगा, हड्डियाँ मजबूत होगी। लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा कैल्शियम लोगे तो आपके जो हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं, आपको मैम ने पढ़ाया होगा, ठीक है, हार्ट के स्ट्रक्चर में जो आपके वॉल्व्स होते हैं, माइट्रल वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व्स, जो कुछ वॉल्व होते हैं,
अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपके हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं दो तरह के, एक होता है ऑर्टिक वॉल्स, दूसरा होता है माइट्रल वॉल्स। तो ये क्या होते हैं, इस टाइप के दो दरवाजे होते हैं आपके हार्ट में, ठीक है। आपके माइट्रल वॉल्व ऐसे दो दरवाजे होते हैं और ऑर्टिक वॉल्व 3 दरवाजे होते हैं। तो क्या होता है, ये दो दरवाजे एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग अलग करके रखते हैं, ठीक है। तो इनका काम ऐसे 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 करके मतलब गेट बंद करने का होता है, मतलब ये वॉल्व खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। तो इससे क्या होता है, जब ये वॉल्व खुलता है तो वेंट्रिकल्स आपके स्क्वीज होते हैं, ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होता है, फिर वॉल्व अंदर की तरफ ऐसे क्लोज हुए, ब्लड हार्ट को मिला। तो इस टाइप से आपके वॉल्व ओपन होते रहते हैं और मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होती रहती है और हार्ट की बीटिंग आती है ऐसे लबडब लबडब। अब जो कैल्शियम होता है ना, ये अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगे, मतलब कि फ्रूट्स जो आते हैं ना, एक ज़रूरत से ज़्यादा, सारा दिन बैठ के केले खा रहे हो, कुछ खाना वाना नहीं खा रहे, लिमिट में देखो हर चीज़ बढ़िया, लेकिन ज़्यादा लोग हैं ना, मान लो कैल्शियम के लिए आपने चूना खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कई बार होता है ना चूना खाना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा बच्चे, वो होते हैं ना वो स्लेट वाली चौक खाते हैं, तो उनका क्या होता है, हार्ट के अंदर ये जो वॉल्स होती हैं इनके ऊपर ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इनकी पावर कम हो जाती है। मैग्नीशियम, आयरन आप जानते हो ब्लड में हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरत है, तो ये सारे आयंस आपकी बॉडी में मौजूद हैं। अब एक बात बताओ, है सारे फ्री आयंस, अगर आप तारों को कनेक्शन को पकड़ लोगे, अभी मैं रीज़न बताऊंगा, जब आप तारों के कनेक्शन को पकड़ लोगे तो वोल्टेज आपको मिल जाएगी। अगर आपको वोल्टेज मिल गई, समझ लेना जो भी फ्री आयंस आपकी बॉडी में हैं इनका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको करंट लगेगा बहुत भयानक, माइन्यूट से माइन्यूट करंट भी आपको लगेगा, क्योंकि पूरी बॉडी में ये सारे आयंस आपके मौजूद हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपकी ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपने देखा हो, अगर आप बेड पे बैठे हो, गिल्ले हो, फिर भी आपको करंट नहीं लगता, क्यों, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं हो। अर्थ इसलिए गुड कंडक्टर है, अर्थ जितना चार्ज इसको दोगे पी जाएगी, जितना चार्ज दोगे पी जाएगी। अब मेन बात आती है कि मैंने अभी भी आपको फिर एक बात बोली कि मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, मैं जब तक तार को हाथ नहीं लगाऊंगा तब तक मेरे को करंट नहीं लगेगा। उससे पहले मैंने पानी वानी पी रखा है, सब कुछ कर रखा है। आपके बनाना में पोटेशियम होता है, तो आपने बनाना खा लिया, पोटेशियम अंदर चला गया, कोई बात नहीं। तो मतलब आपने आयंस आपकी बॉडी में भर के हैं, लेकिन अभी भी मेरे को करंट क्यों नहीं लग रहा, चार्ज तो मेरे अंदर है, फिर भी करंट क्यों नहीं लगता। ये वायर का टुकड़ा मैं अगर आपको ला के दे दूँ तो भी करंट नहीं आता, चार्ज तो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक कंडक्टिंग वायर आपको नजर आती है जब आप थोड़ा सा फिजिक्स के वे में देखोगे कि जो फ्री आयंस हैं, अभी मैं यहाँ पे ना गोल गोल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं भी आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया ना, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये मैं अभी ग्रीन ग्रीन बहुत सारे ना फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी वायर में हर तरफ मौजूद हैं, ठीक है। अब सुनो, अब चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो इन पॉजिटिव जो आपके न्यूक्लियाई हैं इनके पास रहेंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपके जो पॉजिटिव एटम है ना, न्यूक्लियस, उनके पास घूमते रहेंगे, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो जब आपने कोई इनको एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दी, अभी मेरी बात बताऊंगा वोल्टेज क्या कर रही है, अभी मैंने इनको कुछ भी नहीं किया, ये आपकी वायर का टुकड़ा काट दिया मैंने कॉपर का, तो ये है ना रैंडम ऐसे करके मूव करते रहेंगे। एक मिनट रुको, ये आपके ना एक, अगर एक को दिखाऊं मैं तो आपके ऐसे रैंडम रैंडम पूरी वायर में घूमते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इस मोशन को जो जिगजैग ऐसे ऐसे हो रही है, मतलब रैंडम चल रही है ऐसे, इनको कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉन को, आपस में ये टक्कर भी मार रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं थर्मल मोशन। यह है आपकी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की थर्मल मोशन। ये ना अगर आप वायर का टुकड़ा काट लोगे घर पे भी, तो अगर वायर अगर आप उसको इमेजिन करो तो आपके इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे 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 टक्कर खा रहे हैं, ऐसे 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 रैंडम घूम रहे हैं। अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन आपके घूमते जा रहे हैं। वाईफाई चल रहे हैं इसके अंदर, एक मिनट आपको दिखाता हूं। क्रोम खोलो, क्रोम खोलो फटाफट। मैं आपको दिखाता हूं। सुनो, तो आपके कुछ ऐसे दिखते हैं,
ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे। इस पिक्चर को देखना, अभी चलेगी नहीं क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट, काटो मत काटो। देखो ऐसे, ये आपके रैंडमली इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूमते रहते हैं, आपस में टकरा भी रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ मन करे वहीं जा रहे हैं। अब सुनना क्या होता है, ठीक है? अब सुनना क्या होता है, इसको देख लो एक बार, ठीक है? अब क्या होगा, जैसे ही, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट, इसको जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही इस वायर को सेल से कनेक्ट कर दोगे, मेरी बात को समझना, जैसे ही अगर आपने इस वायर को सेल से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर देता हूँ मैं सेल से इसको, तो ये मैं लेके आया वायर्स, ठीक है? इसको मैंने क्या कर दिया, आपके सेल से कनेक्ट कर दिया अभी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। अभी मैं सेल का सिंबल बना देता हूँ आपका, बस ये आपका, मान लो मैंने बोल दिया सेल है, ये आपका सेल है। अब जैसे ही मैं सेल से कनेक्ट करूँगा, याद रखना सेल का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल की वजह से क्या होगा, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है? तो जैसे ही सेल अगर आपका मैंने लगा दिया सर्किट में, तो जो इलेक्ट्रॉन आपके रैंडम मोशन कर रहे थे ना, इन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगी। ये यूं यूं घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूम रहे थे ना मक्खियों की तरह, अब ये यूं मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने सेल ऑन किया, तो जो पहले थर्मल मोशन थी अब कैसे हो जाएगी, ऐसे स्लोली स्लोली आपके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने सेल को लगाया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस डायरेक्शन में अपना मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगे। अच्छा, अब ये बताओ आपका इलेक्ट्रॉनिक मोशन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब एक और बात ध्यान रखना कि सर एक बात बताओ, सेल ने ऐसा क्या कर दिया कि आपके पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम थे, आपको कुछ करंट नहीं मिल रहा था, अब आपको एक फ्लो देखने को मिल गया। पहले फ्लो तो नहीं था, मोशन कर रहे थे, काट रहे थे, एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे, लेकिन अब फ्लो है। पानी आपका एक ऐसे बह रहा है नहर के अंदर, ये वायर आपकी नहर है ना, नहर में आपका पानी ऐसे बहना स्टार्ट हो चुका। तो ऐसा क्या किया सर सेल ने कि आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो गए, फ्लो होना स्टार्ट हो गए। तो बच्चों ये बात याद रखना, सेल ने आपका एक्सटर्नल वर्क डन किया। वर्क डन मतलब क्या, काम किया। अब वर्क डन का फिजिक्स में मतलब होता है एनर्जी लगाई। एनर्जी कैसे लगाई, इसने क्या किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड किया इस पूरी वायर को, जो क्या करेगी, इस पूरी की पूरी वायर के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी। इस पूरी की पूरी वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही पैदा होगा, आपके इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बहना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? आपके इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आप करंट चाहते हो तो आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर आपको सेल पे कभी V लिखा मिल जाए कि हाँ भाई आपका सेल 5 वोल्ट का है, आपका सेल 2 वोल्ट का है, तो V मतलब वोल्ट है, जिसको अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक यूनिट दी थी। ये V वोल्ट का मतलब क्या है, सेल के दोनों तरफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। आपकी वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। अगर आपने 5 वोल्ट का सेल लगाया ना, तो ये बात याद रखना, आपका 5 वोल्ट का आपका यहाँ पे दोनों तरफ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, सब सवाल आएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मेन बात है सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, आप जब छोटे बच्चे थे, आप लोगों ने देखा होगा 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा करते थे, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कि सर ये हमारा वाटर वर्क्स है, ये हमारा वाटर वर्क्स है। वाटर वर्क्स से क्या होता है, आपका पानी की पाइप लगी होती है ऐसे, है ना? पानी की पाइप लगी होती है, ये पानी की पाइप आगे जाके आपके घर की ये टैंक में आपका पानी फिल होता है। अब आपसे कोई पूछे ये पानी नीचे कैसे आता है,
तो आप कहते हो प्रेशर से आता है नीचे, है ना। आप ये कहते हो सर ये पानी ऊपर से नीचे कैसे आया, आप कहोगे सर प्रेशर से नीचे आता है। सुनना बच्चों, इसका रीज़न क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होता है, ऊपर जब पानी को हाइट पे किसी पे जब स्टोर करोगे ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जितनी ज़्यादा हाइट पे लेके जाओगे वाटर बॉक्स को, उतनी फास्ट पानी नीचे आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ती है तो वापसी में जब वो चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा बढ़ के आएगी, है ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है। सिमिलरली आपको पता लगा कि पानी हमेशा झरने से ऊपर से नीचे ही आता है, झरने से पानी ऊपर से नीचे ही आता है। कभी नीचे से ऊपर अपने जाते हुए देखा है पानी, आपने नहीं देखा। सिमिलरली आपकी जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही जाती है। मतलब अगर एक चाय का कप और एक पानी का गिलास, जो ठंडे पानी के गिलास में अगर रख दूं, तो चाय का कप ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और पानी का गिलास गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हर एक चीज़ जो नेचर में है वो बड़े से छोटे की तरफ जाती है, मतलब हायर टू लोअर की तरफ आपकी मूव करती है। तो जैसे पानी आपका हायर हाइट पे था तो पानी लोअर की तरफ आपका चला, सिमिलरली हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपकी हीट चली। सेम उसी कंसेप्ट से आपके हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ करंट मूव करता है। सिमिलरली हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ करंट मूव करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी वायर को अपने दोनों एंड पे, ताकि डिजायर्ड डिफरेंस क्रिएट हो और आपके चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दें। तो क्लियर है यहाँ पे सभी बच्चों को? हाँ भी हाँ, यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना। क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। समझ आया कि किसी भी कंडक्टिंग वायर को अगर आप ऐसे ले आओगे ना, सर ये लो कंडक्टिंग वायर, करंट नहीं दौड़ेगा, सेल लगाना पड़ेगा। सेल क्या करेगा, एक्सटर्नल मोटिव, एक्स्ट्रा मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा। वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करते हैं हम, वोल्ट में मेजर करते हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे, जैसे मैंने डायरेक्शन दिया ना, आपके फ्लो में आना स्टार्ट कर देंगे। बताओ क्लियर है यहाँ पे? बच्चों कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आंखों में नजर आ गया। अच्छा, अब आपका नहर में पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, नहर में पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब एक बात बताओ, अगर इसको नहर से देखूं मैं, तो नहर में क्या है, ये सर डैम का गेट है, ये हमारे डैम का गेट है, डैम से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, डैम से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आते हैं मेन काम। सर इसका कोई नापने की भी कोई वो है क्या, इसको मेजर भी कर सकते हैं? जो आप ये वोल्ट बता रहे हो, किसी ने आप ऐसे ही बता दिया, ये ले सेल भाई 2 वोल्ट का सेल ले जा, ये 10 वोल्ट का सेल ले जा, किसी ने ना गत्ते पे लिख रखा तो सेल के, किसी ने तो बताया होगा, किसी ने बोला होगा ना कि ये जो ड्यूरा सेल है ये 20 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट का सेल है। कौन बताता है इसको? कोई मेजर करने वाला होना चाहिए। तो याद रखना, सेल आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा लैब से कैलकुलेट होके आती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, मतलब जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आपका वोल्ट, उसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो आपको बोला जाए कि आपका 5 वोल्ट का सेल है, तो 5 वोल्ट का मतलब पता है क्या है, 5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में। समझ गए? 5 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। अब आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। लेकिन अभी भी बात क्लियर नहीं है, मजा नहीं आ रहा। अब देखो मजा कैसे आएगा। ये चीज आपने कभी ऐसे देखी होगी, ये चीज आपने कभी ऐसे देखी होगी, कई बार आपने बुक में देखा होगा W = QV। अगर मैं यहाँ पे चार्ज Q की जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, अभी मैं अगर चार्ज Q की जगह सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, E/V। अब यहाँ से आपके ना ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ज्ञान चक्षु मतलब आपकी आंखें खुलेंगी। आप इसको बार बार 9th में भी देखते आए हो, आप इसको बार बार अपने बड़ी क्लासेस में भी देखते आए हो, और जो बच्चा भी 11th में है उसको भी पता होगा। इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब आप कहोगे सर ये तो समझ आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में जो आप लिखते हो इसका मतलब होता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। मतलब अगर इस दोनों वायर के अंदर, इस पूरी वायर के अंदर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो और 1 ही वोल्ट की मैंने सेल लगा दी तो समझ लेना 1 जूल का काम होगा, 1 जूल की एनर्जी लगेगी। ठीक है, 1 जूल की एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराने के लिए। तो समझ आ गया वर्क डन का मतलब क्या होता है कि कितना चार्ज क्यों फ्लो करा सकते हो उस पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस में। तो आई थिंक यहां से आपका क्लियर। ओके, यहां से आपका क्लियर। अब यहीं से हमारे ओम महाशय आ गए, यहीं से आ गए हमारे ओम महाशय। ओम महाशय ने क्या कहा? ओम लो जी। उन्होंने क्या कहा कि मैं खाली क्यों बैठूं, मैं भी अपना ओम का लो दे देता हूं। उसने क्या करा? उसने एक लो दे दिया, ओम ने लो दे दिया। ठीक है, जिसका नाम आगे पड़ गया ओहम्स लॉ, जिसका नाम पड़ गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या लो दिया? ओम्स ने भाई साहब ने सिर्फ इतना आके बोल दिया कि हाँ सर आपकी बात ठीक है, आपने वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब वी वोल्ट का अपने सेल लगा दिया। चलो सेल लगा दिया तो आपका करंट बन गया आपका करंट आई आ गया। आई आपका किस में? करंट एम्पेयर में है। ओम्स ने क्या बोल दिया? ओम्स ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, सुनना मेरी बात। ओम्स ने सिर्फ इतनी सी बात बोल दी कि अगर आपकी वायर कंडक्टिंग है, ठीक है, अगर आपकी वायर कंडक्टिंग है, नंबर 1, अगर आपने इसमें करंट बना दिया, ठीक है, और आपके जो वायर के चारों तरफ आपने क्या किया? टेम्परेचर को सेम रखा, चाहे कुछ भी किया सेम रखने के लिए, लेकिन अगर आपने वायर के इस वायर में जो करंट आ रहा था वी वोल्ट की वजह से आई करंट आ रहा था, अगर आपने इस वायर को अगर सेम टेम्परेचर में रख दिया, मतलब अगर अब रखा 1 घंटे बाद जब करंट आपने चेक किया और टेम्परेचर आपने सेम रखा, मतलब अभी भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब भी आ रहे हो, अगर टेम्परेचर सेम है उस वायर का, तो क्या होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। मतलब अगर जितना करंट आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको सेल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो आपका, ठीक है, आपका 1 वोल्ट का सेल 1 एम्पेयर का करंट दे रहा है, तो जैसे अगर आपको 4 एम्पेयर का करंट चाहिए तो सेल भी आपको उतने एम्पेयर का बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ओम का रूल ये था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसका मतलब क्या है कि अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। वोल्टेज ज़्यादा देने का मतलब हर एक चार्ज को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक चार्ज को एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। वीडियो रुक गई है? नहीं रुकी। ठीक है, दिस इज योर ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे ही हटाया, आपका एक नया अवतार लेके आया, नया टर्म R, जिसको बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं आपका R रेजिस्टेंस। इसको मैं यहाँ पे आपका नोट करके दिखा देता हूँ। दिस इज योर R मतलब क्या है आपका? नथिंग बट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम ओम में मेजर करते हैं। ओम ने निकाला ना, तो ओम ने इसकी यूनिट दे दी ओम। ठीक है, अब ये R क्या बला है? R क्या बला है भाई, इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, ये R रेजिस्टेंस, ये क्या बला है भाई? पीछे पड़ गई। नहर में आ जाओ, वापस नहर में आ जाओ नहर में आ जाओ। किस किस को साफ साफ नहर देखने को मिलती है? हाँ जी, कोई बच्चा ये बता दो जिसके गांव में नहर बिल्कुल साफ है, एक भी कचरा नहीं है, पानी जैसे ही आता है एकदम फ्लो में आराम से फ्लो कर रहा है, पानी आराम से फ्लो। बताओ किस किस के गांव में ऐसा है? आई थिंक है ही नहीं ऐसा कहीं, मैंने तो देखी नहीं। सारी नहर में कचरा पड़ा है। समझ आ रहा है कुछ? सारी नहर में कचरा पड़ा है। ओम लॉ समझ आ गया? ओम लॉ मतलब जितना ज़्यादा करंट देना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपको वोल्टेज भी चाहिए।
आपने देखा होगा कोई भी नहर साफ होती ही नहीं, हर एक नहर में कचरा है, कोई किसी ने लकड़ी डाल रखी है, किसी ने पानी के वो कट्टे डाल रखे हैं, किसी ने क्या कर रखा है, नारियल डाल रखा है ना। इतना दुनिया जहान का कचरा आपकी नहर में देखने को मिलता है। ओम स्लो रिपीट करता हूँ, देखो ओम का रूल ये बोलता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसा जैसा इफेक्ट यहाँ V पे आ रहा है सेम वैसा वैसा इफेक्ट आपको I पे देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट भी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटा दी करंट भी सेम अमाउंट से घट जाएगा। ठीक है, फिजिकल मीनिंग ये है, मतलब समझने के तौर पे कि अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए तो सेल को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल सेल से अलग अलग वैल्यूज के करंट नहीं बना सकते। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन रेजिस्टेंस तो ये मैंने यार फॉर्मूले में लिख दिया, असल में रेजिस्टेंस होता क्या है, मेन बात तो ये आनी चाहिए ना। रेजिस्टेंस होता क्या है ये तो पता करना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो, आपको पता लगता है कि कोई भी नहर साफ़ नहीं है, नहर में किसी ने नारियल डाल दिया, किसी ने लकड़ी डाल दी, किसी ने तो नहर के अंदर पस से ईंटें पड़ी होती हैं नीचे फर्श पे, ऐसे ना ईंटें पड़ी होती हैं, कई बार तो पत्थर पड़े होते हैं, चट्टानें। ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा है भाई, नहरों में तो पत्थर पड़े हैं बहुत सारे। इससे क्या होता है ना, पानी के फ्लो में रुकावट आती है ना, पानी के फ्लो में रुकावट। भाई कचरा डालोगे नहर की सफाई नहीं होती, तभी तो अगले बेचारे नहर साफ करते हैं। नहर में कचरा डालोगे पानी का बहाव रुकना स्टार्ट हो जाता है, पानी का जो फ्लो है वो रुकना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे नहर में जो कचरा पानी के फ्लो को रोकता है, सेम रेजिस्टेंस क्या है, इस पूरी की पूरी कंडक्टिंग वायर में करंट के फ्लो को रोकता है। जो रेजिस्टेंस क्या है, पूरी की पूरी वायर में आपके रेजिस्टेंस जो है करंट को रोकता है। तो कल को रेजिस्टेंस समझना है, नहर का कचरा याद कर लेना, रेजिस्टेंस अपने आप समझ आ जाएगा। तो नहर में जो पानी के पत्थर, नारियल, ये जो सब पड़ा होता है, इतना सारा गंदा जो लोग डालते हैं, ठीक है, कोई तो फैक्ट्रियों का सामान डाल रहे हैं और कोई तो अपने घर का कचरा, और कई तो ऐसे है थर्मोकोल तैरते हुए देख लिए मैंने। तो मतलब इतना सारा कचरा क्या करता है, फ्लो को रोकता है पानी के, है ना। कोई पेड़ टूट गया तो उसकी झाड़ियां भी अंदर हैं, सब कुछ है। तो सिमिलरली आपके वायर में भी ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट के, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने से रोकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने से रोकते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो करंट को रोके। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वायर में करंट को होने से रोकेंगी। नंबर 1, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको महाशय, ये पॉजिटिव जो चार्ज है, जो न्यूक्लियस आपके एटम जो है बैठे हैं कॉपर के, ये आपको दिख रहे हैं, आपको गैस दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये बेचारे इतने भारी हैं, हिल ही नहीं सकते। ये जो भारी है ना, ये इतने भारी हैं कि ये हिल ही नहीं सकते। तो अब ये क्या होता है, जैसे ही आप वायर को सेल से कनेक्ट करते हो ना, तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन इस आयन के पास से जाके निकलेगा, समझना, जो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके जा रहा था, जब ये इस आयंस के पास होके निकल गया, देखो ये तो आपका थोड़ी मैग्नीफाइंग पिक्चर अगर मैं दिखाऊं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस आयन के पास से निकलेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन भी कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस ये न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। आपका इलेक्ट्रॉन तो वहीं खत्म हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसको न्यूक्लियस ने खींच लिया कि भाई तू क्या फ्लो करके जाएगा, इधर आ मेरे पास। इलेक्ट्रॉन भी पागल है, वो भी चला जाता है इसके पास, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्ज हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये नेचर का रूल है। अब पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, अब कई ऐसा तो है नहीं कि मैंने सेल लगाया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन परेड की फॉर्मेट में आ गए और एक डायरेक्शन में भागने लगे। कुछ एक के टक्कर अभी भी हो रही होगी, कुछ एक रैंडम मोशन में होंगे। मान लो देखो ऐसे कि मैंने जैसे सेल लगाया तो कुछ एक की आगे ऐसे रैंडम मोशन हो रही होगी, एक आधा यहाँ आएगा, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकरा जाएंगे, फ्लो रुक जाएगा। जैसे आपके नहर में होता है, सेम नहर में यही काम तो होता है कि जो नारियल है, लकड़ियां हैं, ये आपस में जब जुड़ती हैं पानी का फ्लो रुक जाता है। कई बार ईंटें पड़ी होती हैं, पानी का फ्लो रुक जाता है। सेम ये क्या है, पानी में ईंटें हैं, यहाँ आपके वायर में, पानी में ये जो वायर में क्या है, ईंटें हैं जो पानी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगी। कई बार क्या होगा, आपके जो थर्मोकोल वगैरह ऐड हो जाते हैं नहरों में,
कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस जगह फ्लो रुक जाता है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही वायर में होता है, एक जगह अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन के कोलिजन बढ़ गए, जो टक्कर होनी है इलेक्ट्रॉन की, ये कोलिजन बढ़ गए, वहाँ पे क्या होगा, जाम लग जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी का फिर से फ्लो रुक जाएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है। तो रेजिस्टेंस इन सब चीज़ों से क्रिएट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किससे क्रिएट होता है, एक तो कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर टू जो आपके आयंस हैं ये, ठीक है, जो आयंस हैं ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका इस पे आपका निकलता है। अब बताओ क्लियर है सभी को। रेजिस्टेंस क्या होता है पता चला आपको, रेजिस्टेंस का काम क्या है, सब कुछ कहानी में ही हो जाएगा आपका। कमेंट करो सारे के सारे। आप फॉर्मूले से सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है, अच्छा सर ये तो समझ आ गया कि कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होता है, ये बात मुझे क्लियर है, पर अभी आप थोड़ी देर पहले ना स्टार्टिंग में ना कुछ कह के गए थे, क्या कह के गया था कि भाई सिल्वर जो है ये आपका सबसे गुड कंडक्टर है, कॉपर थोड़ा सा कम है, सिल्वर थोड़ा सा कम है, आयरन थोड़ा सा कम है। ये आप कैसे बता सकते हो, हैं तो सारे कंडक्टर ही, तो ये कैसे बताया कि सिल्वर सबसे बढ़िया फिर कॉपर सबसे बढ़िया, ये कैसे बता रहे हो आप, जब है तो सारे के सारे कंडक्टर ही। तो देखो हर एक कंडक्टर में जो चीज़ डिफर करती है वो यही डिफर करती है रेजिस्टेंस की। भगवान ने नेचर में हर एक मटेरियल के लिए जो ये प्रॉपर्टी दी है, हर एक मटेरियल के लिए एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी दी है। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने हर एक मटेरियल के अंदर टेंडेंसी है कि बाय नेचर वो अपने रेजिस्टेंस को कम कर सके। तो जैसे देखो कोई नहर साफ है, कोई नहर आपकी ऑटोमेटिकली जिसमें कचरा जाता ही नहीं, जैसे फ्लो की वजह से इधर किसी भी रीज़न से कई नहरें आपकी साफ ही रहती हैं, ठीक है। तो बाय नेचर जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो बाय नेचर जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। उसके अंदर ये जो रुकावटें बता रहा हूँ ना, कोलिजन ज़्यादा बढ़ जाना, ये आपके सिल्वर में नहीं होता, ठीक है। कॉपर में कुछ कोलिजन होते हैं, फिर आयरन में कुछ ज़्यादा कोलिजन होते हैं, वुड में ऐसे ज़्यादा ही हो जाते हैं, इरेजर में तो कुछ भी नहीं, जाम लगा पड़ा है, इरेजर में तो जाम ही लगा पड़ा है। तो ये ऐसे समझ सकते हो कि इरेजर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से कंडक्टिंग पावर उनकी कम है, सिल्वर में है ही नहीं। और अपनी बॉडी में गुड कंडक्टर क्यों बता रहा हूँ, सारा का सारा पानी है अंदर, है ना, काट के देखोगे सारा ब्लड ही है, तो ब्लड में क्या है, आपके आयंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो क्या होगा, आराम से फ्लो कर रहा है ब्लड, जैसी सर्किट लगाओगे करंट लग जाएगा, है ना। तो बाय नेचर जो आपके सिल्वर हैं उनमें ये रुकावटें कम हैं, ठीक है। अच्छा ये जो रुकावटें हैं इसको कैसे बताते हैं हम, सिल्वर में ये रुकावटें कैसे बताते हैं, तो जान लो आपके पूरे के पूरी वायर में, आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। आपके पूरे के पूरी फिजिक्स में हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी बड़े काम की चीज़ है, ये रेजिस्टिविटी बड़े काम की चीज़ है। क्या सर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होता है, मैं अभी बताऊंगा कुछ आपको, इसको रो से डिनोट करते हैं। क्या रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होता है, द आंसर इज नो, क्योंकि जैसे चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है वैसे रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये आती है बाय नेचर ऑफ मटेरियल, ये आपकी भगवान ने बना के भेजी है, ये आपके बना के भेजी है भगवान ने। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिसाइड करती है कि आपका जो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कैसे, जिस मटेरियल में जो मैं बता रहा हूँ आपकी रुकावटें कम आती हैं, जो आपकी जो बता रहा हूँ ना, जैसे सिल्वर गुड कंडक्टर है कॉपर से भी ज़्यादा, तो क्यों है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी ये आपकी बाय नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर है मटेरियल का, ठीक है।
अब मान लो चट्टाने किसी में है ही कम, स्टार्टिंग से चट्टाने कम हैं, तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कम होगी, ठीक है। लेकिन सर रेजिस्टेंस क्या होता है? सर रेजिस्टेंस ये है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कि अगर आपने वायर के अराउंड सेल लगाया, ये अगर आपने वायर के अराउंड सेल लगाया तो कितना अपोज हुआ, ये एक आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको आप चेंज कर सकते हो। आपका आर चेंज हो सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। एक बीच में आता है आपका सेमीकंडक्टर, एक बीच में आपका आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप जब बड़े होगे ना तब होगे, सेमीकंडक्टर तब होगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होती है आपकी इंसुलेटर की, ठीक है, आपकी इंसुलेटर की। ये है तब जब आप रूम टेम्परेचर पे हो, जब आप रूम टेम्परेचर पे हो या कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, या फिर मैं आप कहूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपकी वायर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है, अगर आपकी वायर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की सबसे कम होती है, मतलब सबसे बढ़िया कंडक्टर है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, आपका जो है मटेरियल है ना, उसकी रेजिस्टिंग पावर जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान से देखना ये बात, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जो ये रेजिस्टिविटी है ये आपकी डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर। ये आपकी रेजिस्टिविटी हमेशा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन डायमेंशन। डायमेंशन कभी भी बॉडी के डायमेंशन पे, डायमेंशन सच एज लेंथ, लेंथ हो गया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब पे आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सब पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आपकी एक वायर ये वाली है, ठीक है, कॉपर की, दूसरी वायर आपकी ये वाली है कॉपर की, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये वायर है मोटी वाली, जिसकी मोटी है, ये जो वायर मोटी है, अगर ये आपके सिल्वर की है तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, भले ही चाहे बॉडी के डायमेंशन कुछ भी हो। समझ गए? मटेरियल बदला, रेजिस्टिविटी बदल गई, मटेरियल की शेप चेंज कर दी, रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती। ओके। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर के ही साथ बदलती है, टेम्परेचर के ही साथ आपकी रेजिस्टिविटी बदलती है। इंपॉर्टेंट नोट एक और नोट कर लो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो याद रखना आपका जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, याद रखना ये बात, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। मतलब कि अच्छा सर, अगर आपका कंडक्टर है, आपका ये कंडक्टिंग वायर है सिल्वर की, इसको मैंने क्या किया, पहले ना ठंड में क्या किया, करंट दौड़ाया तो 5 एम्पीयर का करंट देखने को मिला। सर अगर मैं इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट कर दूं, वायर को नीचे आग लगा दूं वायर के, तो करंट क्या होगा, 5 एम्पीयर होगा? नहीं, रेजिस्टिविटी बढ़ने लग जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट धीरे धीरे आपका कम होगा। मतलब कि कंडक्टिंग अगर वायर है आपकी, कंडक्टर की बनी हुई है, जैसे सिल्वर कॉपर की अगर आपकी वायर बनी हुई है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, उसका रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ जाता है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी आपकी घटती है। अच्छा सर, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, बारी बारी बताते हो तो सेमीकंडक्टर है क्या? तो सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन जर्मेनियम वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम वाले एलिमेंट है। जो आपके घर में टीवी है ना, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो ग्रीन कलर की प्लेट मिलती है आपको, ग्रीन कलर की जो प्लेट होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है, वो सेमीकंडक्टर की होती है। उसको जितना हीट दोगे वो उतना बढ़िया काम करेगा, जितना हीट दोगे उतना बढ़िया काम करेगा।
कई बार आपने देखा होगा पंखा गर्म हो जाए ज़्यादा तो फ्यूज़ उड़ जाता है, बल्ब ज़्यादा गर्म हो जाए फ्यूज़ उड़ जाता है, क्योंकि कंडक्टर से बनाए जाते हैं। लेकिन टीवी गर्म होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। मोबाइल हीट करते रहो चलता रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक। ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाएगा, Ag कॉपर एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आप समझ गए क्या होती है रेजिस्टिविटी, कि हमेशा ये फंक्शन है आपके टेम्परेचर का, कभी भी ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो आई थिंक कर लोगे। और कल को टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वायर का तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर की घटती है। ओके और इन्हीं जब चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक चीज़ निकल के आती है कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किसी भी वायर का जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका रो L बाई ए पे, ठीक है। मतलब अगर कोई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, ठीक है, लेंथ L है, ओके, तो करंट जो आपका रेजिस्टेंस है आपकी वायर का इस फंक्शन पे चलता है। अगर लेंथ बढ़ाओगे वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो आपका R भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, एरिया बढ़ाओगे तो आपका R कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका R कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रो आपका कभी भी डायमेंशन में डिपेंड करता ही नहीं। तो कल को अगर आपने लेंथ बढ़ाया, इसमें लिख देता हूँ साथ में, रो नो चेंज, रो में कोई भी चेंज नहीं आया, रो में नो चेंज, रो में नो चेंज, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप सब जान चुके हो। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता लग गया, आपको वोल्टेज के बारे में पता लग गया, आपको वायर के बारे में पता चल गया। अब हम बड़े हो चुके हैं, कल से हम अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 207 तक पढ़ने के लायक हो चुके हो। एनसीईआरटी के 207 तक पढ़ने के लायक हो चुके हो, उसको आप रीड करना, ठीक है। तो आज तो मैं इतना ही कराऊंगा, ज़्यादा हो गया। अब आपको अगर समझना है तो आप दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बताओ क्लियर है अब? क्लियर है? क्लियर टू एवरीबॉडी? किस किस को समझ आ गया पूरा अच्छे से? जिसको लगे कि हाँ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी में से हमारे को समझ आ गया एक एक चीज़। अब मज़ा किस किस को आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी बता दो, बोर हो रहे हो तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा मेरे को भी। अगर कोई बच्चा ये बता देता ना सर मैं बोर हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स भी बताओ भाई, गर्ल्स बोलती ही नहीं है शायद, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना चल रहा है। कल हम सर्किट स्टार्ट करेंगे, कल हम सिंबल स्टडी करेंगे वायर को। अभी तो हमने डायरेक्ट जुगाड़ पड़ा है ना सारा, कल अब हम सारा सिंबल के फॉर्मेट में करेंगे, ओके। अरुण आ गया, नेहा, आज वो एक तनु नहीं आई ना, तनु नहीं आई, मासूम। अब कल को करंट समझना हो चुपचाप जाना नहर पे, ठीक है। मतलब खुद अकेले मत जाना भाई, छोटे बच्चे हो, अपने पापा के साथ जाना, या कोई बड़े भाई हो किसी के, उनके साथ जाना, उनको करंट पढ़ाना स्टार्ट कर देना। कहते देखो भाई
वो ईंट दिख रही है ना, वो रेजिस्टेंस बनाएगी, वो जो कचरा दिख रहा है ना रेजिस्टेंस बनाएगा, ये जो पानी फ्लो हो रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे देखना, जब सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल करवाऊंगा ना तो देखना कैसे नहरें याद आती हैं आपको। ओके, आपको एकदम नहरें याद आएंगी। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि एक भी चीज़ आपको याद करने के लिए नहीं दूंगा, याद एक भी नहीं करोगे, फोटो देखोगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बताता जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड हूँ आशीष के नेम से, कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको लगेगा ना मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ तो मैं टेलीग्राम पे आपसे शुरू से ही कनेक्ट हूँ, तो मेरे को पता है कौन कौन बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो आशीष हो वो मैं ही हूँ। कोई डाउट तो पूछ सकता है, कोई लाइन का मतलब समझना है चुपचाप लाइन को कॉपी पेस्ट करना मेरे को भेज देना, ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। ओके, तो जैसा पूछोगे वैसा बता दूंगा। प्रो बनाएंगे प्रो सभी को, ठीक है, डायमंड लेवल एस लेवल तक लेके जाएंगे सभी को, ठीक है, प्रो बनेंगे सारे के सारे, नूब नहीं बनेंगे। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज क्लास को मैं करता हूँ ओवर, थोड़ा आप भी रेस्ट लो। प्रो बनेंगे सारे, प्रो, नूबड़े नहीं बनेंगे, नूब नहीं बनेंगे हम। वी आर नॉट नूब, वी आर प्रो, दैट्स आवर मोटो। तो आज जाके एनसीईआरटी में पढ़ना पेज नंबर 207 तक, आप एक एक लाइन को पढ़ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्स्ट पढ़ लो, टेबल दी हुई है टेबल को पढ़ना, एक्टिविटी दी है एक्टिविटी को पढ़ना, समझ आएगा आपको। ओके ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का, क्लास ओवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।